पिछले 8-9 साल से आरटीआई पे काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम लोग ने एक बहुत ही छोटे से स्थान से की है। पहले हम लोग आरटीआई पे पहले शहरों में हम लोग काम कर रहे थे। शहरों में हर सरकारी विभाग के सामने हम लोग घूस को गुस्सा करके एक कैंप चलाते थे, जिसके अंतर्गत लोगों को आरटीआई की जानकारी देना और उनके आरटीआई के माध्यम से उनके सभी कार्यों को कराना था। उसके बाद ऐसा लगा कि शहरों में तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोर्ट कचहरी होते हैं, वहाँ पे लोगों को जानकारी होती है, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी थी, तो शहरों में तो पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है लोगों के पास और लोग उसका यूज कर भी लेते हैं। लेकिन गांव में स्थिति बड़ी खराब रहती थी। गांव में किसी को भी जानकारी नहीं रहती थी। तो इसी उद्देश्य को लेके हम लोग गांव की तरफ गए। तो गांव में सबसे पहले हम लोग ने ये प्रयास किया कि एक यात्रा निकाली जाए, जिससे पता चले कि गांव में लोगों को जानकारी है कि नहीं है। तो हम लोग ने करीब 10-15 गांव की एक पैदल यात्रा निकाली। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी थे और हम लोग पर्चे लिए हुए रहते थे और ये जाते थे गांव-गांव, लोगों के घर-घर तक गए हम लोग बांटने पर्चे। तो यहाँ तक हुआ कि लोगों ने हम लोग के पर्चे हम लोग के सामने ही फाड़ दिए, किसी ने फेंक दिया। अधिकतर लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये आरटीआई कानून की उनको जानकारी नहीं है, क्या कोई ये एक सरकारी व्यवस्था है, सरकारी योजना है जिसके तहत हमें कुछ लाभ मिल पाए। तो इस तरह के लोगों के सवाल थे, लेकिन किसी को ये तो पता चला कि 99% लोग गाँव में ऐसे थे जिनको आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उस यात्रा के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि यार अब तो गाँव में आरटीआई पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से चलता रहा। पहले हम लोग क्या यात्राएँ निकालते रहे, कई गाँवों की यात्राएँ निकाली। उसके बाद कुछ कैंप भी हम लोग ने ब्लॉक स्तर पे लगाए, जहाँ पे लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें एक सही रेगुलर वे में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम सभी शहर में रहते थे और शहर से आके गाँव फिर कैंप लगाना, फिर तो उतना ज़्यादा हम लोग का कनेक्शन गाँव के लोगों के साथ हो नहीं पा रहा था और ना ही हम लोग ठीक से संपर्क कर पा रहे थे, ना हम लोग के पास समय रहता था। केएम भाई आपकी आवाज बंद हो गई है। हेलो केएम भाई आपकी हेलो अरे मुलायम सिंह को दुनिया में जाना हेलो हेलो हाँ, मुझे लगता है शिवानंद जी शायद वो कहीं व्यस्त है, हमें उनके आगे किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है, उनका आइडिया जो है बिल्कुल सही है कहना आपका भी कि उनके कार्यक्रम उनकी ऑडियो बंद हो गई है, बाकी तो उनके वीडियो शेयर हो रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसे आवाज जो आ रही थी बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा था कहीं वो व्यस्त है। वो शेयर स्क्रीन में बदलते हुए जा रहे हैं। हेलो निकल तो ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया। हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो गौरव जी जी सर। हेलो जी सर। हाँ क्या हुआ? जी राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, कुछ बोल रहे थे आप? जी सर मुझे एक जानकारी चाहिए। रामपुर बाघेलान मैं सतना जिला से हूँ। सर यहाँ पे आए दिन खदान लगी रहती है और खदान चालू होती है, यहाँ बहुत सारे पत्थर खोदे जाते हैं जिससे गांव वालों को प्रॉब्लम भी होती है और इसका हमने बहुत सारी शिकायत भी की, मगर इसकी कोई भी हमको लाभ नहीं मिला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे जनता को लाभ मिल सके, गांव वालों को लाभ मिल सके और खदानें बंद हो सके? खदानें अब नियम अनुसार चल रही नहीं चल रही है, पहले एक तो ये आपको ये नियम अनुसार सर नहीं चल रही, अवैध खदान है। खदानों को तो आप तुरंत बंद करवाने के लिए दीजिए और उस पे इंस्पेक्शन कराने के लिए दीजिए और साथ में एक आरटीआई लगाइए कि आपकी जो शिकायत दी है खदानों को, अवैध खदानों के संबंध में, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अवैध खदान से शासन का भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जी सर, शासन भी उसमें कार्रवाई करेगा और उसमें एक आरटीआई भी लगा दीजिए कि आपकी जो शिकायत है, शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई है, तो आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई वो भी मालूम पड़ जाएगा।
जी सर। जी सर सर, जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी सर जी नमस्कार। मैं सतना से शिवम मिश्रा बोल रहा हूँ सर। के एम भाई का एक मिनट, ये के एम भाई का जो इनका ऑडियो ऑफ हो गया एक्चुअली। के एम भाई, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना ऑडियो जी ऑन कर लीजिए। आपके फिंगर से उसको टच करना पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे। यदि आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपका ऑडियो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आप हेलो। ठीक है शिवम मिश्रा जी, तब तक आप बताइए जब तक केएम जी अपना ऑडियो ठीक करते हैं। जी सर। जी सर जी नमस्कार सर। बहुत बहुत शिवानंद को और आप सब लोगों को बधाई कि ऐसा जो है जनता को सही सूचनाएं प्राप्त हो, इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर मेरा ये जो है, मैं भी 20 साल से किसान संगठन के बीच में काम कर रहा हूँ और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार को जो है लगाम लगाने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 में जब से लागू हुआ, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हिमालय से निकलती ही ये नदी और नाले हैं गांव तक जो है। लेकिन इस पर जो है जिस तरीके से जो है पूरी तरह से जो राज सत्ता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पुलिस और जो है सेना, ये सब मिल करके राज सत्ता जो है अपने द्वारा जो आर्थिक नीतियां, जनता विरोधी, जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, उन नीतियों से जो जनता के बीच में जनाक्रोश उत्पन्न होता है, उस जनाक्रोश को दबाने के लिए जो है इस तरीके से जो है उपयोग किया जाता है शासन का, सत्ता का। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और मैंने संयुक्त संचालक सतना में जो है डीडीए ऑफिस में हमने जानकारी मांगी, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। इसमें हम लोगों ने जो है अपील भी की हुई है। राजस्थान के अंदर हम किसान सभा में गए थे मीटिंग में, वहां बहुत बड़ा जो है रेगुलेशन इस बात को लेकर के, सूचना का अधिकार के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार फसल बीमा पर जो है करोड़ों रुपए का घोटाला जो है सामने आया, जिसमें वहां जन आंदोलन भी खड़े हुए और यहां तक कि वसुंधरा राजे को भी किसानों के बीच में आना पड़ा था। तो मेरा ये मानना कि फसल बीमा के संबंध में दूसरी बात यह है कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, इनके यहाँ अगर जानकारी मांगी जाती है तो ये कहते हैं कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते जो है। तो इसलिए जो है इस संबंध में, जैसे अभी गौरव शर्मा ने रामपुर बघेलान से उन्होंने जो बात की, खनिज अधिकारी के लिए हमने भी जो है वहां पर जो है खनिज शाखा में सतना में हमने आवेदन किया, लेकिन कहीं भी माइनिंग एक्ट का कहीं भी पालन नहीं है। और ये बिंद का जो इलाका है जहां से शिवानंद जी जो प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे लाइम स्टोन मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य में है और अवैध उत्खनन और खदानें चल रही है, जिसमें कलेक्टर से लेकर के जिले के सभी अधिकारी, मंत्री तक शामिल हैं इसमें जो है। तो इस दरमियान जब एक असहाय जो है एक आरटीआई का कार्यकर्ता जो दर दर भटकता है जो है और तमाम जो है इनको कानूनी उलझनों में जो उलझा करके रखा जाता है, तो इस संबंध में मेरा आपसे ये निवेदन है जो है कि जब तक राजनीति स्वतंत्र नहीं होगी और चुने हुए जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं आएंगे, तो ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते होंगे, लोकसभा के अंदर जो है जो भी पार्टियां थी, जब तक पार्टियां राजनीतिक दल सूचना के दायरे में नहीं आएंगे, इनको पूंजीपतियों के द्वारा कितने चंदा लिया जा रहा है। अभी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने चुनाव के लिए जो फंडिंग की प्रोसेस थी, उस पर उन्होंने जो मौजूदा सरकार जो केंद्र की है उसने जो सुधार किया है, उसके तहत जो है कोई भी पूंजीपति जो है क्यों किसी को पैसा देगा, किसी दल को, क्योंकि अपने हिसाब से नीति बनवाने के लिए देता है। इसलिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जिस पर अभी मौजूदा सरकार द्वारा दृष्टि चैनल के द्वारा भी दिखाया गया था, 90% पूंजीपतियों के द्वारा, जिनमें अडानी अंबानी से सारे लोग शामिल है, उन्होंने एक केंद्र के अंदर जो सत्ता मौजूद है उनको जो है चंदा किया है। चंदा किस लिए किया है कि अपने हिसाब से नीतियां लागू हों। आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा, मेरी ये चिंता है इस बात को लेकर के, आप राहुल सिंह जी जैसे अगर कमिश्नर जो है सूचना कमिश्नर आयुक्त हो पूरे देश के अंदर, तो शायद ये समस्याओं का भी समाधान हो जो है। जिस तरीके से पारदर्शिता रखने की कोशिश की जा रही है, आपका द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि एक जो है सूचना आयुक्त इस तरीके से कोर्टों पर, ऑर्डरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये जो हौसला आपके अंदर है, यही हौसला जब तक आम जनमानस और जनता के बीच में नहीं होगा तो ये लड़ाई हमारी अधूरी है। तो उसी तरीके से हमने जो है इसमें देखा था कि इसमें 90% चंदा पूंजीपतियों ने दिया है मौजूदा सरकार को। और सरकारें जो है प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही? प्राइवेट इसलिए हो रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। सरकार चाहती कोई भी जानकारी आम जनता को उपलब्ध ना हो, क्योंकि जो सूचनाएं उनके मीडिया के माध्यम से, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद चौथा स्तंभ है मीडिया।
और मीडिया जिस तरीके से जो रोल है जनता के बीच में जो है आईटी सेल के माध्यम से और मौजूदा सरकार के जो आईटी सेल के लोग हैं वो गलत सूचनाएं और अफवाहें और जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त जानकारी, यहाँ तक कि हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी गलत ठहराने के लिए और सारे देश की समस्याओं के लिए सिर्फ नेहरू जिम्मेदार है। जो ये एक ट्रेंड चला है, इस दौरान तो हमारी और चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि जनता के बीच में हम सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं और जनता को वास्तविकता से जो है हम जागरूक कराएं। इसलिए जो चुनौती है ये बड़े पैमाने पर है, जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि अगली बैठक में भी हम आएंगे तो हम अपने वास्तविक रूप में आएंगे। अभी हम कुछ ऐसी परेशानियों से भी गुजर रहे हैं, शिवानंद जी को मालूम है, उनको बताया है। तो ये जो चिंताएं हमारी हैं जो है, तो इस पर भी मैं चाहता हूं कि ये तो ठीक है, जन आंदोलन के रूप में जैसे सूचना, अभी बहुत सारे साथी बोल रहे थे, हमारे गांधी जी ने भी जो बातें रखी बेबाक तरीके से, कि सिर्फ आम जो है इसको जन आंदोलन के रूप में जब तक हम नहीं आगे ले जाएंगे और जनता को, इसको व्यापक जनता के हिस्से को हमको जो है इसमें जोड़ना होगा, तब जाकर के कुछ दबाव जो है बन पाए। जैसा कि आपने कहा कि जो भी जो है न्यायाधीश है या कोर्ट पट्टी जो है जज है, वो भी जन दबाव को जब देखते हैं कि जनता इस जो है मामले को लेकर के कितनी गंभीर है, उस पर भी जो है हम न्यायपालिका पर भी जन आंदोलन के द्वारा हम दबाव बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे बहुत खुशी हुई है। पिछली बार भी मैं बैठक में शामिल हुआ था और ये जो है शिवानंद जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं जिस तरीके से जो है, और खासकर ये विंध्य का जो इलाका है सर, यहाँ बड़े पैमाने पर, यहाँ तो मतलब समझिए कि हिमालय की अगर हम ये कहें तो केंद्र और राज्य के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी विंध्य है, जहां पर पर्यावरण पर अभी बात हो रही थी। मैं आपको, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने हर पर्यावरण की जन सुनवाइयों पर बहिष्कार किया हम लोगों ने, और यहां तक कि जन सुनवाइयों की जो रिकॉर्डिंग होती है उस पर 15-15 वक्ताओं ने हम लोगों ने किया है, चाहे जेपी सीमेंट का मामला रहा हो जो है, चाहे आपका अल्ट्राटेक का मामला हो, चाहे प्रिज्म का हो, चाहे बिरला का हो, लेकिन तमाम जो है जन सुनवाइयों में तमाम जनता के विरोध होने के बावजूद भी, यहां तक कि बिना ग्राम सभा की एनओसी के जो है लीजें दी जा रही है, यहाँ अवैध उत्खनन जोरों पर है बिल्कुल पूरी तरह से। और इसमें सभी सत्ता के जो लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे सत्ता में शामिल लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, सब लोगों के मिली भगत है। और इस अगर हमको गोल को जो है, तो इसके लिए जो है जो प्रयास जारी है उसमें हम लोग हैं। आज हमने पिछली बार से हम लोगों ने इसमें 30 लोगों को जोड़ा है, आज आपके इस कार्यक्रम में नए 30 लोग जुड़े हुए हैं। इसको हम जन आंदोलन के रूप में जो है ले जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ करके और करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जो है ऐसे कमिश्नर जो आप सूचना आयुक्त हैं, शिवानंद जी, गांधी, जितने लोग पैनलिस्ट हैं इसमें जुड़े हुए हैं, श्रोता भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और जो है मैं तो चाहता हूं जो है कि घिरा हुआ हूं सवालों से, सवाल ही तो हम मांग रहे हैं सूचना के अधिकार के माध्यम से, घिरा हुआ हूं सवालों से, मुझे जवाब चाहिए, और ना मिला जवाब तो इंकलाब चाहिए। धन्यवाद। जी, आपकी भावनाएं शिवम मिश्रा जी, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। और जिस तरह से आपने कहा, हम सब का प्रयास है, अकेले किसी व्यक्ति का या हम 2-4 लोगों का नहीं, आप सबसे ही मिलकर के प्रयास बनता है। और ये आप सबका सहयोग इसी तरह से रहेगा तो कार्यक्रम चलता रहेगा। और जहाँ तक वाजिब बातें हैं, जहाँ भ्रष्टाचार है या सूचनाएं छुपाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए तो हम सब मिलकर के प्रयास करते ही रहेंगे। कार्यक्रम में अभी और यदि प्रश्न किसी हमारे साथियों के हैं तो ले लेते हैं। आलोक कुमार सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपके कोई प्रश्न है क्या? आलोक कुमार सिंह जी। शिवानंद जी और राहुल सर, बाकी लोग कितने समस्त आज मौजूद हैं इन 52 हफ्तों में, मुझे लगता है कि काफी कुछ संभव हो पाया। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम अब पूर्ण रूप से वयस्क होने को है, और हमारे पास इधर 1.5 वर्षों में एक ऐसी वैश्विक महामारी आ गई जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा इसमें लग गया। तो मैं तो ये सोचता हूँ, या मुझे लगता है कि केंद्रीय सूचना आयोग और पूरे भारत में जितने भी सूचना आयोग हैं, सभी को कोविड के मामलों में एक स्पेशल आदेश जारी करना की आवश्यकता है कि अगर कोविड से संबंधित मामले होंगे तो हम इनका निस्तारण 60 दिवस में अवश्य करेंगे, क्योंकि बिना इसके, क्योंकि बाकी चीजें धीरे धीरे पीछे हो गई। अब ये मुझे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा फंड इसमें खर्च हुआ
और पैसे का दुरुपयोग हमारे यहाँ कोई नई चीज नहीं है। अगर हम कहें कि पैसे का दुरुपयोग हमारे यहाँ कोई नई चीज है तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे, केंद्रीय आयोग से ऐसे निर्णय लेकर के आए या बाकी राज्यों से ऐसे निर्णय लेकर के आए कि कोविड संबंधित कोई भी मामला होगा, कोविड संबंधित कोई भी शिकायत होगी, कोई भी अपील होगी, तो उसमें आप निस्तारण करने की एक समय सीमा जरूर निर्धारित करेंगे कि हम डे बाय डे हेयरिंग कर लेंगे, हम वीकली हेयरिंग कर लेंगे, बट लेकिन एक टाइम लिमिट में हम इस वैश्विक महामारी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं इनको सार्वजनिक करने का प्रयास पूरे रूप से किया जाएगा। और बाकी क्योंकि अब 16 वर्ष में हम जहां तक पूरे इस सिस्टम को देखते हुए आ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा मतलब अगर प्रयास हम लोगों ने किया और आगे संभव हुआ। अभी हेलो जी आलोक सिंह जी। सर, मुझे लग रहा है कि बीच हाँ नहीं आप बीच नहीं आपकी बात बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया तो मैं चुप हो गया। पूरा कर लें आप पूरा। आप अपनी बात पूरा करनी हो गई। अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी हम आगे चले तो अभी हमें बहुत से कानून हैं जो अभी हम लोग लागू ही नहीं कर पाए हैं। अभी तो सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा औजार मिला था जिससे हम आगे की प्रक्रिया को मजबूत करेंगे, और अब व्यस्क हो गया है, इसको हमें मजबूत करना है और सभी आयुक्तों को जिम्मेदारी लेनी है कि एटलीस्ट हमें जहाँ पे भी जैसे भी मामले हैं अगर हम त्वरित निस्तारण करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चय ही सूचना का अधिकार अधिनियम और मजबूत होगा। धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी। बिल्कुल आलोक जी बहुत जी ने भी बताया। हाँ शिवम जी ने भी आलोक जी शिवम जी ने भी आप बताया, लोगों शिवानंद जी हमें शिवम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जब उनके चंदा तो वो कैसे जो है वो डिनाई कर देती हैं। तो एक बात तो साफ है कि जब भी मतलब चाहे बीजेपी कांग्रेस और दूसरी पार्टी समर्थक आपस में भिड़ जाए, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि उनकी फंडिंग कौन कर रहा है उसकी जानकारी को लेकर के इनमें बहुत एका है। कोई नहीं चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन बाहर जाए। सही है सर, ये सब चैलेंजेज हैं हम लोगों को। अब आप जैसे महापुरुष व्यक्ति जो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, जो इतना खुले तौर पे यदि ऐसी आप बातें करते हैं, तो हम जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, जो किसी सरकारी काम काज से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एक नजीर है और हम सबको इस विषय पर सोचना चाहिए। और एक हमारे बीच में गोगोरिया जी हैं जो कुछ पूछना चाह रहे थे। गोगोरिया जी आपने क्या NM गोगोरिया जी आप बीच में कुछ पूछना चाह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। हाँ शिवरन जी हम लोग वो भी सुनेंगे और दूसरा जैसे वीरेंद्र ठक्कर जी हैं और वो दूसरे लोग भी हैं। सर जी इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में बात की तो हमारा ये मानना है कि इसमें स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, इसमें स्टेट फंडिंग वाला प्रावधान लाना चाहिए। के अलग चीज है, लेकिन मैं तो जो RTI को लेकर के विषय था मैं उसको दूसरा मैं जैसे वीरेंद्र ठक्कर जी और शिवानंद जी भी, तो आप देखोगे कि मेरे एक मिनट ठक्कर जी मैं अपनी बात कह देता हूँ पहले। तो ट्विटर पर काफी इस तरह का मेरे पास काफी क्वेरीज आती रहती हैं और जनरली मतलब इन्हें जो कि आप लोग जो एक्सपीरियंस है इसमें RTI में, तो कई बार ये होता है कि मैं खुद उसको आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज भी हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अगर उसमें वहाँ अगर लोगों की हेल्प कर पाए, अपनी राय उनको दे दें कि भाई ये विधिक प्रावधान है, इस तरह से ये लीगल प्रोविजंस हैं आपके पास, ये आप कर सकते हैं, तो आप लोग उसमें सहयोग जरूर करिएगा। उसमें उससे काफ़ी लोगों को मतलब जानकारी मिल जाती है। तो
उसमें आप देखिएगा कि कुछ कई लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं कि हमने इतने दिन हो गए, अब हम कब अपील करें या क्या कर सकते हैं। जेनरिक भी होता है, लेकिन अब लोग आजकल सीधे, वो बहुत आसान होता है कि सीधे गूगल कर लेते हैं, ट्विटर पर आ जाते हैं, इंस्टेड कि यहाँ पर आकर के इतना समय दें। तो मुझे बीच में कुछ लोग मतलब किसी ने मुझे फ़ोन भी किया, एक युवक ने, और कहा कि मुझे ना इसमें ये जानकारी चाहिए, खुद का उसका कुछ वो था और वो प्रक्रिया समझना चाहता था। तो मैंने कहा कि भाई हम लोग हर संडे को वेबिनार करते हैं, आप जुड़िए उसमें, आप समझेंगे, सीखेंगे। सर मैं था उत्तर प्रदेश से शुभम शर्मा, मैंने आज की है। हाँ, तो शुभम शर्मा इस बार जुड़ गए वो। तो ये होता है कि लोग उस समय डिस्कशन अगर इतनी देर तक करते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े, और जब आप लोग अवेयर होंगे तो फिर बाकी लोग भी और अवेयर होंगे। तो मैंने ट्विटर इनफैक्ट शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप अगर उस पर अगर आपको लगती है क्वेरीज पर आपको अगर उसमें आपको अपनी किसी को आप मदद कर सकते हैं तो अवश्य मदद करिए उसमें। शुभम जी, आपका उस दिन का कुछ आपका कोई डाउट आपका क्लियर हो गया? सर नहीं सर, मेरा डाउट ये था कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो आरटीआई के अधीन आता है सर? बिल्कुल। उसमें देखिए क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो पंचायत के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, और वो सब जो डेटा होता है वो आरटीआई के तहत दिया जाता है। इसमें शिवानंद द्विवेदी जी ने एक आरटीआई लगाई भी थी, और उसमें हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी नियम प्रक्रिया के लिए उनको पत्र लिखा था, और उसमें कार्रवाई भी की थी। तो ये उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि उसमें क्या उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है चुनाव के लिए और कैसे कर रहे हैं। और सर जैसे आमतौर पर हम देखते हैं गांवों में क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं प्रधानी वगैरह के, और उसमें बहुत सारे फर्जी वोट डल जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है उनके भी वोट डल जाते हैं। जैसे 1000 का पोलिंग है तो 900 वोट डले, तो हम ये पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअली की 900 जो वोट डले उनका नाम दे दीजिए, या जो 100 वोट नहीं डले उनके नाम आप दे दीजिए, ऐसा संभव है आरटीआई से? अब इसमें आरटीआई उन्होंने लगाई है, शिवानंद जी बहुत ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। आप बताइए, आपने मतदाता सूची तो मिल जाती है, मतदाता सूची आपको मिल जाएगी कितने मतदाता, मगर वोटिंग पर उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। नहीं वोटिंग किसने किया है, वोटिंग टोटल नंबर ऑफ वोटर की जानकारी मिल जाएगी कि कितने वोट दिए हैं और कितने नहीं दिए। लेकिन यदि आप ये मांगेंगे कि कौन से वोटर ने किस पार्टी को वोट दिए हैं तो वो नहीं मिलेगी, और वो मिलनी भी नहीं सर। ये मिल जाए पार्टी को नहीं है सर, ये पार्टी को नहीं है। देखिए ये मिलेगी, लेकिन इसके लिए हम सबको देखना पड़ेगा कि इसमें जनहित आएगा। नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास, शिवानंद जी सुन लीजिए कि क्या होता है। पीठासीन अधिकारी के पास जो वोटर लिस्ट होती है तो वो उसमें टिक करता है, द नंबर ऑफ पर्सन जो उसने टिक किया वो उसके पास इंटायर लिस्ट होती है। अब ये मिलने के लिए, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस हो जाएगा फिर, तो आरटीआई के प्रीव्यू में पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये नहीं, आप सुन लीजिए कि आरटीआई के प्रीव्यू में आने पर पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं है, दैट शुड बी जस्टिफाइड। इफ इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट देन इट हैव टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा तो अब ये मिल सकता है किसको, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। नहीं, जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो सूचना आयोग से, मतलब वो निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी वाली बात हमने यहाँ कही आलोक सिंह जी की। सर मेरा सवाल समझिए एक बार फिर से, मैं रिपीट करना चाहूंगा। मैं इसमें कुछ सर मैं कहना चाहता हूँ। शिवानंद द्विवेदी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए। हाँ जी, जो अभी जो राहुल सिंह साहब ने बात की, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाली जो बात की, तो इसमें यह है कि देखो, संविधान में सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, या इसको कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो जहां तक आरटीआई का जो फोकस रहा है, ज्यादातर कार्यपालिका के खिलाफ तो हमेशा ही आरटीआई लगती आई है, और कार्यपालिका के बहुत सारे अंग उसके अंतर्गत आते हैं।
जुडिशियरी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जुडिशियरी या सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कम्स अंडर आरटीआई एक्ट, तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, उनको भी पीआईओ नियुक्त करना पड़ता है। हालांकि जजमेंट में उनको 10 साल लग गए, लेकिन 2009 के केस में उन्होंने 2019 में ये जजमेंट दिया था। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इसमें सीआईसी का एक डिसीजन है और इसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी गया था, तो उन्होंने यही किया कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी आरटीआई के दायरे ही है। लेकिन ये कि उसके बाद फिर क्या असर हुआ हमको मालूम है कि वैसे तो देखो जो एमपी है, एमएलए है, ये भी सब पब्लिक अथॉरिटी होती है और उनको भी अपने वो रखने जरूरी है, पीआईओ को, लोक सूचना अधिकारी को। लेकिन जहां तक ये आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो उसमें एमपी एमएलए चाहे पक्ष के हो, सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, तो लेजिस्लेचर के खिलाफ आरटीआई का बहुत ही कम उपयोग हुआ है और अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसको उपयोग करने से बचती रही है। दूसरा जो सवाल था अभी जो शुभम शर्मा जी का, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो ईवीएम के जो चुनाव के संबंध में है, चुनाव आयुक्त वर्सेस, तो इसमें एक दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया था, ये 2009 की बात है और ये हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ कमीशन का केस था और इसलिए ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था। लेकिन वो जो मामला था वो ईवीएम से संबंधित था। बात यह था कि मैनिपुलेशन होता है कि नहीं होता है, और उसमें फिर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें केवल इतना निर्णय पारित किया कि विद इन सेक्शन 2F द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द मशीन कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और इसलिए वो आरटीआई के दायरे में आता है। लेकिन देना कि नहीं देना, इस बारे में उन्होंने स्पष्टता कोई भी निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट ने पारित नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि नहीं भी देना है, जो भी कारण हो, तो क्यों नहीं देना है, तो वो जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, उसमें आरटीआई के प्रावधानों के मुताबिक जो है, चाहे उनका सेक्शन 8 में हो, 9 में हो, या उनका कोई संविधान में जो उनको पावर्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान के कोई प्रावधान हो, या अपना कोई आरपीआई हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 1951 के कोई प्रावधान हो, तो उसके मुताबिक फिर यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है आरटीआई एक्ट का। तो उन्होंने कहा कि यदि रिजेक्ट करना ही है तो वो फिर आरटीआई के प्रावधानों को इन्वोक करके वो उसको सूचना देने से इनकार कर। लेकिन उन्होंने ये कंक्लूसिवली कह दिया था कि इट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रही बात फर्जी मतदान को रोकने की, तो मैं आपको 1996 की याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त, उस टाइम केवल एक ही चुनाव आयुक्त सेशन साहब थे और टीएन सेशन साहब ने, मतलब कैसा उस टाइम उनका दबदबा था सभी को पता है वो चीज। मैं खुद उस टाइम महाराष्ट्र और मध्य में 3 जिलों के 38.5 लाख के मतदाता पहचान पत्र मैंने प्रिंट किए थे एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। तो उसमें नागपुर डिस्ट्रिक्ट, सिवनी डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का और 2 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के। मुरैना डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला था, वर्किंग इन एन एसएसआई इंडस्ट्रियल यूनिट। तो उसमें यह था कि उनका जो पूरा एम्फेसिस था वो ये था कि फर्जी मतदान को रोका जाए, और इसलिए उन्होंने एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फोटो पहचान पत्र की बात की थी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक प्राइवेसी वाला भी आता है कि जो मतदान है वो गुप्त मतदान होता है और वो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखना भी जरूरी है। तो ये चूंकि एक संवैधानिक अधिकार है सभी का, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1850 और 1851, इसमें भी इस तरह के प्रावधान है, तो इसलिए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि ये कंपल्शन नहीं है कि कोई मतदान करे, इसमें इस तरह का कोई कानून नहीं है कि हर एक को मतदान करना ही करना है। तो ये एक बात उसमें आती है। और फर्जी मतदान रोकने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उसके बाद मैं आपको 2002-2003 की बात याद दिलाना चाहता हूँ। उस टाइम लाल कृष्ण अडवाणी होम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड निकाली थी जो करीब करीब उसी तरह की थी जो टीएन सेशन साहब ने चुनाव आयुक्त रहने के लिए की थी। और फिर उनका प्रभाव करने के लिए उन्होंने सिंगल मेंबर कमीशन की जगह मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया और उनको फिर चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया था टीएन सेशन साहब को। तो ये सबको हिस्ट्री थोड़ी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। फिर 2002-03 में जब ये बात आई तो उसके बाद जो सिटीजनशिप कार्ड थे वही बन पाया। अच्छा, मैं जब उस टाइम तो टेक्नोलॉजी और ये सब हमने काफी चीजें उसमें रिसर्च किया था कि
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतदाता के या फोटो कैसे लिए जाते हैं, उसको ग्रैबिंग कैसा किया जाता है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर पे ये करके इमेज को डिलीट किया जाता है। और इस तरह मैंने उसमें देखा कि नागपुर जिले में उस टाइम 16% रिजेक्शन रेट था। फिर हमने कम करके सिवनी और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 4% रिजेक्शन रेट किया। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में फिर क्वालिटी कंट्रोल और ज्यादा इंप्रूव करते हुए हमने रिजेक्शन रेट हम ले आए जो प्रिंटेड कार्ड्स का होता था। लेकिन अभी तक मेरे ये समझ में नहीं आया है कि ये जो मतदाता सूची है ये 6 महीने में 1 साल में रिवाइज किया है एक्टिविटी। भाई यदि कोई 20 रुपया भी देना चाहे तो देखो पीपल आर विलिंग टू पे। केवल 20 केवल ये साल भर ये एक्टिविटी क्यों नहीं होनी चाहिए? फॉर्म 6 फॉर्म 7 या फॉर्मेट भर मतदाता सूची में नाम कई बार तो ये होता है, हमको बड़ा दुख होता है, अधिकारी रह चुका हूँ, और कई बार ये होता है कि हमारा खुद का नाम मतदाता सूची से कट जाता है। मतलब इतना दुख होता है जैसे हम जिंदा आदमी नहीं, हम मरे हुए आदमी है, क्योंकि हम मतदान नहीं कर सकते। मतलब हम मतदान करवा तो सकते हैं, पीठासीन अधिकारी तो बन गए, लेकिन हम खुद मतदान नहीं कर सकते। क्यों? क्या मेरा डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास है जो मेरा नाम उन्होंने काट दिया? मतलब इतना गुस्सा आता है कि कई बार ये इस तरह की भी हरकतें हमने देखी है। तो मतदाता सूची के साथ इतना ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। अब जाके उन्होंने ये चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीजें इसको डिजिटलाइज की है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 6 फॉर्म 7 और फॉर्मेट भर के आप अपना उसमें जो मतदाता सूची है उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, शुभम शर्मा का प्रश्न जो है उसको अपन समझ सकते हैं, उन्होंने क्या जानकारी। हाँ शुभम शर्मा जी बताइए, शॉर्ट में आप अपना प्रश्न बताइए, आपने क्या जानकारी चाहिए थी? मेरा प्रश्न ये है कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए जो मतदान सूची इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की जाती है, जैसे उस मतदान सूची में 10 नाम है, तो जब मतदान हो गया तो उसके बाद 6 लोगों ने वोट दिए, 4 ने नहीं दिए, तो क्या हम आरटीआई के थ्रू ये मांग सकते हैं कि 4 लोग जिन्होंने नहीं दिए वोट वो कौन है, या जिन्होंने दिए वो कौन है? ऐसा कुछ मांग सकते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल से वो सूचना आयोग जनरली फिर ऐसे रिजेक्ट कर देगा 8-1 के, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में फिर वो किसी का भी वो इसमें राहुल सिंह सर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सूचना देगा। राहुल सिंह सर इसमें इसमें मुझे लगता है कि देखिए, अगर ये फर्जी मतदान की बात आती है और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय जो हैं जिसको आप इलेक्शन कमीशन को लेकर के और जो इलेक्शन कमीशन में जो सुधार किए गए हैं उसको लेकर के, रिफॉर्म्स को लेकर के जुड़े हुए कई निर्णय हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट लिखी हुई है, वो ये है कि आप डेमोक्रेसी को क्या चाहिए? डेमोक्रेसी को इन्फॉर्म सिटीजन चाहिए, और इन्फॉर्म सिटीजन्स इसलिए जरूरी हैं, आप इंफॉर्मेशन अगर दोगे कि ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये रिकॉर्ड है, या आपको इतने बजे जाना है इलेक्शन के लिए, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के दायरे में ही आती हैं, और इतने बजे तक इलेक्शन चले, वोटिंग चलेगी, और ये सब तमाम चीजें आपको जब मालूम पड़ती, पूरा बैकग्राउंड भी मालूम पड़ता है, उसके बाद जब आप जाते हैं वहां पर वोट देने के लिए, तो आप एक इन्फॉर्म्ड नागरिक हो जाते हैं, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो एक आधार की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन किस जब रिफॉर्म की बात को रखते हुए इलेक्शन कमीशन में उन्होंने व्यवस्था बनाते हुए अपना ये एक मोटी बात उन्होंने कही है, तो आप इसी बात को आगे ले आ सकते हैं अपने, जब भी आप आरटीआई लगाएं तो उसमें आप जिक्र कर सकते हैं। और एक हमने इसमें फैसला दिया है, उसमें शिवानंद द्विवेदी जी के पास उसमें हमने पूरा उसमें कोट भी किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय इसके फेवर में है, और क्यों हमें इन्फॉर्म सिटीजन्स की जरूरत है, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरत है, और इसके अलावा आप पूरा उसमें एक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस तरह से, क्या कितने दिन तक सूचना सामने रहेगी, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। उसका पूरा वो आता है कि वो आपका नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगा बाहर, और अखबारों में ऐड दिया जाएगा, ये तमाम चीजें आ जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन से लेकर हर चीज की, चाहे वो कैंडिडेट्स का क्रेडेंशियल की बात होती है। और जहां तक अगर आपको लगता है, जो आपका मूल सवाल है कि इसमें धांधली हुई है, तो आप बिल्कुल उसमें बेहिचक आप उसमें आरटीआई के तहत जाइए, और वो जाहिर सी बात है कि उसको अगर वो चैलेंज होता है तो फिर मामला कोर्ट तक जाएगा। लेकिन जब बात अगर धांधली की है तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई इसमें प्रिवेसी कहाँ किसी की निकल जा रही है। अगर मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि कुल 500 लोग हैं और 450 लोगों ने वोट किया है,
तो हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं ना, हम तो ये नहीं चाह रहे कि उन्होंने किसको वोट दिया है, हम तो ये नहीं मांग कर रहे हैं कि किसको वोट दिया, हम तो बस ये चाह रहे हैं कि वो मतदाता कौन है जो गए हैं। तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? इससे किसकी क्या प्राइवेसी चली जाएगी? आप कोई अपना वो बुर्का ओढ़ के थोड़ी ना अंदर मतदान देने जाते हो, जब मतदान करते हो घर से, तो आप जाते ही हो सामने से, आप वहाँ लाइन में लगते ही हो, वहां पर वीडियोग्राफी होती है। तो अगर प्राइवेसी का इतना वो है तो वो तो टीवी पे भी आता है कि कौन लाइन पे लगे हुए हैं। और इसका शुभम जी, मैं कहता हूँ कि उसमें आप किसी को भी बोलेंगे तो वो जो उसकी तो आप खुद भी अगर कोई पत्रकार हो तो वही रिकॉर्डिंग करके दे देगा आपको कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो आप तो वो कंटेंट उसके लिए आप अपना, सबसे मैं बता रहा हूँ कि एक इससे बड़ा हथियार क्या हो सकता है, जब भी आपको लगता है कि इस पोलिंग बूथ पे अगर ये हो रहा है तो आप किसी भी पत्रकार को जो जिनके पास बड़ा बाकायदा परमिशन रहती है स्टेट कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से, वो रिकॉर्डिंग कर ले पूरी उसकी, लाइन में लगे हुए हैं ये लोग, तो उसमें क्या दिक्कत है? एक्चुअल में अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उनमें हुआ क्या था कि नाम जो जिस स्लिप को लेके जाना होता है वोट डालने, उसमें सिर्फ नाम होता है, फोटो नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने आधार कार्ड पे किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगा दिया, फिर वो व्यक्ति वही हो गया। ऐसे धांधलीबाजी खूब हुई है सर। शिवम जी शिवम जी शायद कोई है जो इस पर बता पाएंगे कि इसको कैसे, इस तरह की धांधली को कैसे रोका जाएगा? नहीं सर, ये नहीं रोका जा सकता, क्योंकि असल में हमारे यहाँ समस्या क्या है, जो प्रधान का चुनाव होता है वो जो सूची बनती है, वो निर्वाचन सूची केवल राज्य आयोग के पास होती है, और उसका केंद्रीय आयोग की जो सूची होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो सूची होती है, इनका आपस में कोई टैली नहीं होता, कोई टैली नहीं होता। जो सूची होती है वो सूची बाहर नहीं सर, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें तो पोलिंग एजेंट्स है, वो वॉइस रख सकते हैं। पोलिंग एजेंट हर पार्टी है, वो पहचानते भी है सबको। पोलिंग एजेंट का काम है ये तो कि वेरीफाई करे उस टाइम वो। इसमें सर नहीं सर, ये जानबूझ के बनाई गई है। सूची चाहिए, पूरी सूची तो आप ले सकते हैं। नहीं सर, ये जानबूझ के इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जब टीएन सेशन साहब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वो चीज जान चुके थे कि भारत में फर्जी वोटर्स कितना है, तो उन्होंने फोटो आईडी कार्ड के साथ मतदाता सूची तैयार की। और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप फोटो सूची बना दोगे तो जो फर्जी वोटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। वो ये होने नहीं देंगे राज्य सरकारें। मतदाता सूची में बिना फोटो के किसी की आईडी नहीं बनती है, और सूची में फोटो रहते ही है। बिना फोटो के अगर सूची बन रही है तो ये तो वैलिड नहीं किया जा रहा। बात कह रहे हैं तो वही ना देवेंद्र अग्रवाल जी, ये जो दिक्कत। लेकिन देखिए मेरा इसमें ये ऑब्जेक्शन है, मापदंड जो केंद्रीय चुनाव आयोग के हैं, हम लोग वही मापदंड की अपेक्षा कर रहे हैं राज्य चुनाव आयोग से, और वो होना। हाँ, लेकिन मेरा सर बिना फोटो के तो कोई मतदाता परिचय बनेगा ही नहीं। हाँ जी, लेकिन नहीं सर, लेकिन इसमें मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि देखो फोटो जो है उसको वैलिड नहीं माना जाता है। चुनाव आयोग केवल होता है। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ग्राम सभा, अगर एक्स ग्राम सभा है तो वहां पे लोकसभा का जो वोटर होता है वो होता है 750। जैसे ही वो जब स्टेट का चुनाव होता है तो वो वहां का वोटर होता है 1000। जब वो प्रधानी का चुनाव होता है तो वो 1200 हो जाता है। देखो वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि चुनाव आयोग जो है वो जो एपी का इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसको वैलिड प्रूफ नहीं मानता है। वो कहता है कि भाई कार्ड चूंकि मतदाता के पास होता है तो मतदाता मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो कहता है कि हम केवल जो हमारी फोटो आइडेंटिटी वाली जो सूची है वही मान सकते हैं, उसी को ऑथेंटिक मानते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि उनके पास किसी का नाम काटने के लिए क्या मानदंड है? जैसे मेरा नाम कई बार मतदाता सूची से काटा गया, क्या मेरा डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे सकती है कि किस आधार पर उन्होंने काटा? जिन्होंने सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, उनको क्या सजा हुई है? क्या सजा हुई है? सर आप तो शासकीय सेवा में हैं। सर आप तो शासकीय सेवा में हैं। नहीं तो आप इतना नहीं, तो आप कह रहा हूँ अगर कभी भी नाम था, अगर आपका मतदाता सूची में कभी भी नाम था तो जो नहीं सर, शिवानंद जी, इनके लिए बहुत रेलिवेंट है ये, सुनिए तो बहुत रेलिवेंट है इनके लिए, बहुत रेलिवेंट है ये, जान लें कि इनको मिल जाएगा। क्योंकि शिवानंद जी, क्योंकि जब कभी भी नाम इसमें मैं ये बोलना, किसी भी
किसी भी वोटर का नाम अगर वोटर लिस्ट से एक हटाया एक जाएगा समय तो वो पे एक ही लिखा व्यक्ति पढ़ी बोले हम। वो देखिए- लिखा पढ़ी हमारे पास एक फॉर्म में भरी जाएगी और वो फॉर्म पे बाकायदा जो मतलब उस एरिया का मतलब टॉप मोस्ट ऑफिसर नियुक्त किया है निर्वाचन ने, जब तक उसकी मोहर नहीं लग जाएगी तब तक आपका नाम उस सूची से नहीं हटाया जाएगा और वो डेटा रिकॉर्ड में चलिए रखा जाता है। अपन सुनिए अब आप लोग ये सब कागजी जो है इनको छोड़िए। अब आपको हम प्रैक्टिकल बताते हैं। एक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सही बात है। हमारे यहाँ भी अभी पंचायत के चुनाव में हमने देखा 2-2 बार मतदाता सूची लोगों ने सुधरवाने का प्रयास किया। हम तो इतना ज्यादा पेचीदा है कि हम ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते इसमें। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मरे उसमें हैं या जिनकी शादी हो गई है, बहनें बेटियां बाहर चली गई हैं, वो भी जुड़ी हुई है, फिर उनके नाम से फर्जी मतदान होते हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में एक व्यक्ति था यहाँ का सरपंच ही था, वो बूथ कैप्चर। सुनिए भाई, पहले बोल नहीं यार, एक आदमी एक टाइम पे ही बोलो। तो वो बूथ कैप्चरिंग करने लगे। अब बूथ कैप्चरिंग हमारे यहाँ के सामने हो रही थी। हमने सबको बताया, मीडिया वालों को तमाम हर जगह बताया। यहाँ तक कि वो जो यहाँ पे विधायक चुनाव जीता है भाजपा का, उसको भी मैंने बताया कि तुम्हारे विरुद्ध बूथ कैप्चरिंग हो रही है। उसको वीडियो भी यहाँ से बना करके दिया। इसके बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं। तो 2 पार्टियां लड़ रही हैं और बूथ कैप्चरिंग की इंफॉर्मेशन हम दें, क्या पड़ी हुई है हमारी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है, ये बहुत है। और यहाँ कुछ ऐसे नहीं होता जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि ये सब ये कागज में इनका क्या चलता रहता है। अभी आ जाओ, मैं 2-4 पंचायतों में यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। सैकड़ों वैसे। हाँ, और वीरेंद्र कुमार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जी ठीक बोल रहे हैं कि हाँ, कैसे नाम पड़ जाता है, कैसे जुड़ जाता है, कोई नहीं आता। देखो मैं तो सिर्फ शिवानंद जी, हमारे यहाँ मतलब हमें अपनी व्यवस्था पे सवाल उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को हमेशा गलत कहें ये कहीं से उचित नहीं बनता। नहीं, सारी व्यवस्था बनी है निर्वाचन की, हम ये गलत व्यवस्था की बात नहीं है। हम निर्वाचन की व्यवस्था को मान नहीं आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि हर नागरिक जो है वो खूब पढ़ा लिखा हो, नाम जोड़ने के लिए लेकिन हम यहाँ पे देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ये मान के चलता था कि पिछले विधानसभा में चूंकि मैंने मतदान किया था तो इस विधानसभा में भी मेरा नाम होगा ही होगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मेरा नाम हटाने का कोई कम्युनिकेशन मुझे मिला नहीं। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, मैं मुझे पता चलता है कि अरे मेरा नाम तो है नहीं, अब तो मैं मतदान कर नहीं सकता। और छोड़िए, इसका मतलब मुझे हर बार विजिलेंट अगर ऐसा हुआ तो हर एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या मेरा नाम कट तो नहीं गया। तो हर एक बार जितने बार चुनाव होते हैं हर बार मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इन्होंने गलती से मेरा नाम तो नहीं काट दिया। वीरेंद्र जी अपन मुद्दे को डाइवर्ट ना करें और बताते हैं और ऐड कर देते हैं। एक मिनट हाँ शिवम जी, चलिए बोलिए। शिवानंद जी 1 मिनट के लिए जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ ग्राम पंचायत स्तर पर, तो बीडीसी मेंबर। इसमें होता क्या एक्चुअली दिक्कत कहाँ है कि एक तो ये है कि जो शहरीकरण हुआ है तो बहुत सारे मतदाता ऐसे जो गांव के मतदाता शहर में भी नाम जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मैं एमपी को जानता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, जिनका गाँव में भी नाम है और शहर में भी जहां वो निवासरत है वहां भी नाम है। तो इसमें क्या है कि सीओ की एक वेबसाइट है निर्वाचन जो है आयोग की, उसमें मतदाता सूची में उनका नाम है जो है, और उसमें जो फोटो वाला जो मामला है इसमें, तो इसमें यह कि जो पोलिंग एजेंट आपका जो बैठता है वो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर सकते, लेकिन गांव का व्यक्ति जो वार्ड का व्यक्ति बैठा हुआ है पंचायत स्तर पर वो उसको चिन्हित कर सकता है, वहां ऑब्जेक्शन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आप बहुत सारे लोगों को शायद होगी जानकारी कि लोकसभा विधानसभा की मतदाता सूची अलग होती है, और ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत जो है जिसमें 4 वोट पड़ती, पंच की, सरपंच की, जनपद और जिले की जो पड़ती है 4 वोट, उसकी पंचायत जो है उसकी जो आपकी मतदाता सूची वो अलग होती है। तो मतदाता सूची में और आपका जो विधानसभा लोकसभा में चुनाव होते हैं उनकी अलग है, उसी में बहुत सारा अंतर है। इसलिए जो है जो भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है निर्वाचन आयोग की जो बैठकें होती है उसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए तो बहुत सारी, जैसा शिवानंद जी ने बताया जो है कि बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ शिवम जी, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और बीएलओ भी रखे गए हैं। यूनिफाइड वोटर लिस्ट हो।
वीरेंद्र कुमार जी, बीएलओ भी रखे गए हैं हमारे गांव के ही टीचर होते चुनाव हैं, आयोग ने भी या ये कोई व्यवस्था सचिव होता है, ठीक है। अब ये इतने बीएलओ इतने लोकल लेवल के होते हैं, क्या इनको नहीं पता होता है क्या कि गांव में कौन सा व्यक्ति की शादी हो गई है, कौन कहाँ चला गया है, कौन व्यक्ति का डेथ हो गया है, इनको सबको जानकारी रहती है। और हर बार ये वही गलत फर्जी मतदाता सूची। और मैं बताऊं, खैर ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो टॉपिक ही डाइवर्ट हो गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुनिए इसमें क्या हुआ है। अभी ये आपका प्रशासकीय समिति का गठन, अभी तो आप लोग मतदाताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रशासकीय समिति का गठन हुआ था, पंचों का गठन, 5 साल चुनाव, 5 साल कार्यकाल पंचायत का खत्म हुआ। इसके बाद सरकार चुनाव नहीं कर पाई, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, उसने पंचायती राज एक्ट की एक धारा का उल्लेख करके एक्सटेंड कर दिया वो कि चलो चलने दो इसको, ऐसे ही काम चलाओ। तो प्रशासकीय समिति का गठन कर दिया, और प्रशासकीय समिति के गठन में आपको पता है दर्जनों ऐसी पंचायतें हैं पूरे हमारे जिले में, हमने आरटीआई से जानकारी निकाली है, जिनमें पूरे पंचों को ही नहीं रखा गया। हमारे खुदई पंचायत में 18 पंच थे, 18 पंच में से 13 पंचों को रखा गया। वो कलेक्टर के सिग्नेचर से, जिला निर्वाचन अधिकारी के सिग्नेचर से वो पत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है। उस पर हमने जांच की मांग करी, फिर बाद में बीपीओ को निलंबित किया, उसको विभागीय जांच बैठाई, सारी चीजें अभी हो रही है, मतलब। और वो एक जनहित का मामला है, मुझको जनहित याचिका लगाना चाह रहे हैं, जनहित याचिका। तो यहाँ तो पंचों को ही गोल कर दिया है, मतलब निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे इस तरह से काट छाट हो जाती है, घटा दिया जाता है। तो आप आम आदमी की क्या बात कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू है यहाँ पर? ये थोड़ा सा अगला मुद्दा है। अपन किसी निर्वाचन के व्यक्ति को जी, मेरा एक सवाल जो मैंने कहा था जी, ये किसी निर्वाचन के व्यक्ति को लाएंगे और फिर इसको अपन ज्यादा, ये सहकारी वाला जो मामला था, ये शिवानंद जी, ये मेरा एक सवाल था कि सहकारी समितियां क्या सूचना के अधिकार के दायरे में आती हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक है? नहीं, अभी तक तो उनके बारे में कुछ। हेलो जी, हमें राहुल सिंह सर हमारे बीच में है, वो आपको जवाब दे देंगे इसका। जी, ये रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप रजिस्ट्रार के पास जानकारी के लिए आप लगा सकते हैं। नहीं, उन्होंने देने से हम लगाए थे जानकारी। मना करेगा, बैंक मना करेगा, रजिस्ट्रार आपको मना नहीं कर सकता है। जी हाँ जी, ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में आया था। तो उसमें भी जो सीआईसी, जो उस टाइम डॉक्टर आर.एस. टोलिया साहब थे, उन्होंने यही निर्णय दिया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तो आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, लेकिन जो उनका रेगुलेटर है, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आरटीआई के दायरे में आती है, और वो उनको वहां आरटीआई लगाई जाए तो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। शिवम सर, मैं एक आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। आदेश आ चुका है ना, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, इसमें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट का आदेश है, और उसमें व्यवस्था ये दी गई है कि आप जितनी कोऑपरेटिव बॉडीज हैं उनकी जानकारी मिलेगी, लेकिन वाया रजिस्ट्रार। ओके सर, हाँ, यस, दैट्स करेक्ट, थैंक यू सर। सर, मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि मैंने ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार संबंधी जो सूचना का अधिकार का आवेदन लगता है, उस पर हमने 13 बिंदुओं पर जो है पंचायत राज अधिनियम का अध्ययन करते हुए उसमें जो है, और चूंकि मैं बीडीसी और उस त्रिस्तरीय पंचायत का एक हिस्सा रहा हूं, तो उस पर किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार है, उस पर 13 बिंदुओं पर हमने एक फॉर्मेट बनाया है, जिसमें लोगों को लगाने में भी सुविधा होगी, जो है जिसमें सिर्फ ग्राम पंचायत का नाम और सरपंच का नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो 13 बिंदु का वो मेरी ईमेल आईडी पर उपलब्ध है जो है, तो मैं शिवानंद जी को ईमेल आईडी जो है बता दूंगा। तो वो फॉर्मेट बना है, और बहुत लोगों को, बहुत सारे नए लोग जो हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी चाहते हैं, सूचनाएं चाहते हैं, जो है उसमें 1 रुपए का भी जो है पूरी पारदर्शिता, 13 बिंदुओं पर हमने पूरा ख्याल रखा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई चीज छूटी नहीं है। चलिए हम समझेंगे जो है, और हमने उसको बनाया है। जी, लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं रैंडम आरटीआई मत लगाइए। आप पहले उसको एक बार पंचायत दर्पण पर देख लीजिए, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां कोई विसंगति दिखती है तो फिर आप उसके अंदर उसमें आप स्पेसिफिकली मांगिए कि ये वर्क ऑर्डर था आपका। पंचायत दर्पण में वर्क ऑर्डर भी मिलता है, सारी चीजें मिलती है, उसकी जानकारी मुझे चाहिए, और उसमें फिर आप जो भी बिल विल और जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें मिल सकती है ना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। रैंडम आरटीआई से आरटीआई का नुकसान होता है, क्या होता है कि
ऐसी कई आ जाती हैं और फिर सब लोग उदासीन हो जाते हैं, उनका रवैया ही वैसा हो जाता है कि यार ये तो वही 15 पॉइंट की 20 पॉइंट की जेनरिक टाइप की हर जगह सारे पंचायतों में समस्त कार्यों की बिल वाउचर, समस्त 5 साल की 10 साल की बिल वाउचर, ये दीजिए वो दीजिए, ये उस पर मत जाइए। मैं बोलूंगा कि उसमें क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो कभी पंचायत डिपार्टमेंट में रहे हो, वो बोलेंगे यार हमारा आदमी पूरी टाइम इन्फॉर्मेशन निकालता रहेगा कि काम करेगा फील्ड में, तो उसका भी वो सोचिए। इसीलिए बहुत उसको सही तरीका ये है कि थोड़ा उसमें स्टडी करिए, पंचायत दर्पण के पोर्टल पे जाइए, देखिए कि आपकी पंचायत में क्या क्या काम हुआ है, फिर आपको उसमें शक होगा या डाउट होता है कि ये इसको मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिर आप उसको बोलिए कि उसमें डिटेल निकालिए, फिर उसमें जो पेपर्स आएंगे, और हमेशा मैं कहता हूँ सब्सिक्वेंट आरटीआई बहुत जरूरी होता है। जब पेपर आएंगे, पेपर में आप देखोगे कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है वो पर्टिकुलर बिल में या कोई इसमें, तो फिर और उसको डीप आप उसमें और आरटीआई लगा करके और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जब करोगे तो उससे बहुत मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वो अच्छी तरह से आप उसको एक्सपोज कर पाएंगे। थोड़ा सा ये भी जोड़ना चाहूँगा, खैर एमपी के परिप्रेक्ष्य में तो आप कार्यवाही कर रहे हैं सर, और आपके कार्य बहुत सराहनीय है, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है और आप लोग जैसे भी ऐसी कोई बात आए कि जानकारी बृहद है या रैंडम जानकारी मांग ली गई है, तो हमारे जो भी साथी हैं वो अपने अपने आयोग में और अपने अपने संबंधित आयुक्त से एक चीज पूछा करें कि क्या ये जानकारी धारा 4 के अंतर्गत साझा करने योग्य है पब्लिक पोर्टल पर। हाँ है, क्योंकि पंचायत की जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम कोई भी आरटीआई लगाना ही नहीं चाहते, हमें वो जानकारी धारा 4 के अंतर्गत मिलनी चाहिए। तो आप लोग ये बात जरूर आयुक्त से पूछा करें, संबंधित आयुक्त महोदय से ये बात पूछा करें कि आप ये जानकारी धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक करने के लिए ऑर्डर करिए। भाई पोर्टल का ही आप देखिए ना, पोर्टल का अलग हाल हो रहा है कि आप कहीं जब भोपाल के आसपास का या कैपिटल के अपने आसपास जहाँ भी आप राजधानी में रहते हैं वहाँ का पोर्टल देखिए, तो वहाँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सही तरीके से होती है। फिर आप जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन ही गायब है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जो पोर्टल पे धारा 4 के तहत जानकारी दी जाती है। तो उसी में देखेंगे तो बहुत विसंगति आती है और उसको उस पर नजर रखनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अपलोड की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो बहुत आवश्यक है ये धारा 4 मैंने का। अभी एक आरटीआई आवेदन चैट बॉक्स में डाला कि ये लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। आपने किस चैट बॉक्स में डाला है? हेलो, जी अभी क्या है मैंने इसमें? आपको कोई चैट बॉक्स में आया नहीं है। मैं सुरेंद्र जैन, सर सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जैन जी कार्यक्रम अच्छा अच्छा, ये जो आपने डाला हुआ है बजट की इंफॉर्मेशन आप पढ़िए, मिल जाता है। हाँ सुरेंद्र जी बताइए। हाँ सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। राहुल सर एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। मैंने कर दिया क्लियर। शुभम शर्मा जी आता है 4 में, धारा 4 में बता दिया मैंने। सर नमस्कार सभी को। सुरेंद्र जैन जी नमस्कार। देरी से जुड़ा था, अभी जुड़ा हूँ, 15-20 मिनट आधा घंटा ही हुआ है, मैं बाहर गया था, आते ही फटाफट जुड़ा। जो कार्रवाई हो रही है उससे मैं कोई ज़्यादा वाकिफ नहीं हो पाया हूँ। यही अभी जो जन पोर्टल पर सूचना वगैरह का चल रहा है, कुछ चीज़ें जो एक तो शुभम जी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो सूचना जो राइट करते हैं, लिस्ट बनती है जब वो होती है, वो मिल जानी चाहिए। कारण कि वो सूचना व्यक्तिगत किसी ने वोट दिया है तो वो राइट करके गवर्नमेंट वोटर ने ये वोट दिए थे, तो वो सूचना आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। क्यों जनहित की हुई कि इतने आदमी ने ये वोट दिया, अब उसमें वो कह रहे हैं कि किसी की डेथ हुई है और उसकी जगह कोई वोट देके गया, तो वो चीजें मिलनी चाहिए। ये आरटी लगाए के अपन कोशिश कर सकते हैं कि ये चीजें अपने को मिले। सोरेन जी ने जो प्रयास है वो सही है और उस पर किया जाना चाहिए कार्रवाई, ऐसा
बाकी राहुल सिंह साहब ने बताई है, ज्यादा प्रकाश डाल दिया है इस पे। शिवानंद जी आप बढ़िया आगे सर। जी बिल्कुल। अब हमें लगता है कि कार्यक्रम समाप्त होने का भी समय आ गया है। अभी मैं आप ही को सुरेंद्र जैन जी हाँ इनवाइट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ आप इस कार्यक्रम का समापन करवाएं। सुरेंद्र जैन जी, आप सबका धन्यवाद देते हुए, हमारे जो भी माननीय सूचना आयुक्त गण और सब लोग जो जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद देते हुए कृपया आप कार्यक्रम समाप्त करवाएं। सुरेंद्र जैन जी। सर मेरा एक लास्ट वन क्वेश्चन है। राहुल सिंह साहब समझ शुभम जी को। हेलो हाँ चलिए पूछ लीजिए लास्ट क्वेश्चन आपका। हेलो ये अगली मीटिंग में ले लेंगे शुभम, या अगली मीटिंग में ले लेंगे, चलता रहेगा। आप अगले सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये पहली मीटिंग सर लिसन, मैंने ये प्रथम मीटिंग अटेंड की है। अच्छा तो सर मुझे आपके मतलब आपसे जुड़े रहने के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि फिर ये तो एक हफ्ते में एक ही होती है ना सर। नहीं यार सारा आरटीआई से रिलेटेड संबंधित। हाँ तो इसमें हर हफ्ते हो रही है। जी अपना चैट हमारा नंबर वो आप जो उसमें से जुड़े हैं 95 89 15 25 87 मेरा नंबर है, मैं भेज दिया आपको। और हाँ और उसमें आपके उसमें है क्या कहते हैं वो जो पोस्टर रहता है, पोस्टर में जो आपकी आईडी है और उसमें नंबर भी मैंने अलग से रखा हुआ है, तो आपको कर लीजिएगा। ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सुरेंद्र जैन जी माननीय राहुल सिंह जी अध्यक्षता और माननीय आत्मदीप जी, गांधी साहब और जो भी जुड़े हुए वक्ता और सभी साथीगण, आज जो मीटिंग में रखे गए प्रस्ताव ज्यादा तो मेरी जानकारी में नहीं है, और जो ये लंबे समय से शिवानंद जी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जितना अच्छा इसका लोगों को जुड़ने का समझने का मौका मिल रहा है, उसके लिए शिवानंद जी का भी धन्यवाद है और आप सभी का इसी तरह से जुड़ने से के लिए भी धन्यवाद है। और इससे कुछ चीजें सीख के आगे आप आरटीआई लगाए और लोगों को जोड़े हैं, जिससे शिवानंद जी को एक सबल और मिले। ये हमारी शुभकामनाएं सबको। और माननीय राहुल सिंह साहब का अति धन्यवाद है, क्योंकि राहुल सिंह साहब से बहुत लोग प्रभावित है और इसमें मैं भी प्रभावित हूँ। ये नहीं है कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ऐसे वक्ता, ऐसा प्लेटफॉर्म पे आके इनके द्वारा आम जनता को सहायता उपलब्ध कराना, राइट टू इंफॉर्मेशन में, जो खुद पद पे रहते हुए, ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर अगली मीटिंग में।